हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कि आज हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, जैसा कि आपने क्लास 10 में पढ़ा था समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। ठीक है, तो उसी को आज हम लोग यहाँ क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो इन दो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ने से पहले आपको मैं दो टॉपिक बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो आपको पढ़कर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर है कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो यह सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो द फेनोमिनन यह एक परिघटना होता है। ठीक है, ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेसिस्टिविटी कि बाय सर्टन मेटल्स और एलॉय कि कुछ मेटल्स यानी धातुओं और मिश्र धातुओं से उसकी रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का गुण का कंप्लीट लॉस यानी ख़त्म हो जाने की घटना को ही हम लोग सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी कोई धातु से हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो उसमें रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, और रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा तो उसका रेसिस्टिविटी भी होता है, जिस कारण वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, यानी रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, तो वह परिघटना जिसके द्वारा किसी भी धातु या मिश्र धातु का इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की क्षमता को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, उसी को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो जब पूरा तरह से उसका रेसिस्टिविटी को हम लोग ख़त्म कर देंगे तो जो मेटल्स या एलॉयज क्या रहेगा, तब फिर वो पूरा कंडक्टिविटी यानी पूरा वो कंडक्टेंस बन जाएगा, पूरी तरह से वो कंडक्टेंस बन जाएगा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यानी वो पूरा तरह से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देख रहे कि यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि द फेनोमेनन ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेसिस्टिविटी बाय सर्टेन मेटल्स और एलॉय, कुछ मिश्र धातुओं और धातुओं से उसकी कंप्लीटली रेसिस्टिविटी को ख़त्म कर देने की परिघटना व्हेन कब ऐसा होता है, ये भी एक कंडीशन के कारण होता है, जब दे आर कूल्ड बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, यानी जब उसको एक निश्चित टेम्परेचर से भी नीचे से हम लोग यानी एक निश्चित टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर में हम लोग जब उसको ठंडा करते। मान लेते कोई धातु का या फिर किसी मिश्र धातु का ठंडा होने का मान लेते 0 डिग्री है कि वो 0 डिग्री टेम्परेचर में ठंडा हो जाएगा, यानी बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, यानी एकदम ठोस बन जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यदि उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर पे यदि हम ठंडा कर रहे तो उसका जो कंडक्टिविटी, जो मान लेते वो 0 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया, फिर भी वो कंडक्टिविटी मतलब वो रेसिस्टिविटी यानी उसमें कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब उसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम नीचे टेम्परेचर पर यदि हम उसको ठंडा कर रहे हैं, ठीक है, तब उसका कंप्लीटली रेसिस्टिविटी लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसी परिघटना को हम लोग सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से देख लेते हैं द फेनोमेनन ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेसिस्टिविटी बाय सर्टेन मेटल्स एंड एलॉय व्हेन दे आर कूल्ड बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। समझ में आ गया। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और दूसरा जो मेरा टॉपिक है कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, और ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, जिसको हम लोग TC से डिनोट करते हैं। ठीक है, T मतलब टेम्परेचर और C मतलब क्रिटिकल। ठीक है, तो देख रहे कि द टेम्परेचर एट विच, जिस तापमान पर ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अंडरगो ए ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल फॉर्म टू नॉर्मल कंडक्टर टू सुपर कंडक्टर, यानी वह टेम्परेचर, वह तापक्रम, वह अधिकतम तापक्रम जिस ताप पर किसी भी सब्सटेंस को हम लोग उसका नॉर्मल कंडक्टर से हम उसको सुपर कंडक्टर बना सकते हैं। ठीक है, यानी नॉर्मल समान जिस नॉर्मल कंडीशन में वो अपना रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करता था जब उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते थे, लेकिन हम उसका टेम्परेचर भी इतना बढ़ा दिए है ना कि द टेम्परेचर यानी वह मैक्सिमम ताप पर, वह ताप पर जिस पर कोई सब्सटेंस जो है ना अपना नॉर्मल कंडक्टर को छोड़कर वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इसमें भी एक कंडीशन लगा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा वहाँ पर, यानी जब हम लोग उसको उस सब्सटेंस को हम लोग 0 मैग्नेटिक फील्ड वाला क्षेत्र में जाकर रख देंगे, तब वहाँ पर जो फिर तब उस फील्ड में, उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, जो सब्सटेंस होगा ना उसको हम वह टेम्परेचर जिस पर उसको हम लोग सुपर नॉर्मल कंडक्टर से हम उसको सुपर कंडक्टर बना सकते हैं, तो उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ में आ गया।
तो फिर से देख लेते हैं, द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस अंडरगोज ट्रांजिशन यानी उसको बदल देते हैं, ट्रांजिशन यानी परिवर्तित कर देते हैं नॉर्मल कंडक्टर टू सुपर कंडक्टर में इन जीरो मैग्नेटिक फील्ड में, इज नॉन एज ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ में आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे जो कि हमारा आज का टॉपिक है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें हम लोग किस तरह से प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है वो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि जिस तरह श्रेणी क्रम होता है, पार्श्व क्रम होता है, तो उसमें बहुत सारा प्रतिरोध रहता है, ठीक है, बहुत सारा प्रतिरोध रहता है, ठीक है, जुड़ा हुआ बहुत सारा प्रतिरोध रहता है, ठीक है। तो आप वो सब का क्या करते थे, आप वो सब का एक जब सॉल्यूशन करके आप उसका एक्सप्रेशन निकालते तब एक अलग रेजिस्टेंस निकालता था, एक अलग प्रतिरोध का आप फार्मूला निकालते थे। जैसे मान लेते थे समांतर क्रम में R1 + R2 + R3। तो ये सब तो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। ये सब तो जिन चालक का है वो सब का ये सब प्रतिरोध है। लेकिन ये जो निकला ये आप निकाल रहे थे, तो ये आपको उस समय पता नहीं था कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं। हम लोग का बस सर बोल रहे थे कि श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम का फार्मूला निकाला, तो इस तरह एक्सप्रेशन हम लोग निकाल देते। एंड हम लोग को पता नहीं था कि किस तरह ये क्या होता है। ये होता है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये होता है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन किस तरह निकाला जाता है। जब हम लोग किसको जोड़ते हैं, जब हम लोग रेजिस्टर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और रेजिस्टर को जोड़ते हैं हम लोग पार्श्व क्रम में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग पढ़ते कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी आर वो होता क्या, उसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल रेजिस्टेंस, व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज रेजिस्टेंस यानी जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों के संयोग को, कॉम्बिनेशन को, इज रिप्लेस बाय सिंगल रेजिस्टेंस, जब सभी प्रतिरोधकों की जगह पर हम लोग उसको एक सिंगल रेजिस्टेंस में रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो सच डैट इस तरह से देयर इज नो, इस तरह से हम लोग उसको बहुत सारा रेजिस्टर को हम लोग एक रेजिस्टर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उस तरह बहुत सारा रेजिस्टेंस को हम लोग एक रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से इतना हम सावधानी से बनाएंगे कि जो हम लोग उस दौरान में हमारा जो करंट और सर्किट में करंट जो है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब मान ले कि आप 4-5 गो रेजिस्टेंस को जोड़कर आप एक रेजिस्टेंस बना रहे, और मान लेते पहले आपका प्रत्येक रेजिस्टेंस से 5 एम्पियर करंट जा रहा था, लेकिन आप जब उसको जोड़ दिए तब 5 एम्पियर नहीं जा रहा है, 3 ही एम्पियर जा रहा है। तो उस तरह नहीं होना चाहिए, यानी करंट आपको चेंज नहीं होना चाहिए। वही बोल रहा है कि व्हेन आप जब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रेजिस्टेंस इज रिप्लेस बाय सिंगल रेजिस्टेंस सच डैट, इस तरह से कि देयर इज नो चेंज इन करंट ऑफ द सर्किट, ठीक है, करंट सर्किट के करंट में कोई तरह से बदलाव नहीं आना चाहिए। एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कॉम्बिनेशन, और देखिए यदि करंट में आप चेंज कर देते तो जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल में भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से कि हम उसका करंट में भी चेंज ना होने दें और ना ही उसका पोटेंशियल में चेंज होने दें, ठीक है। तो देन ए सिंगल रेजिस्टेंस, तब उस तरह से मेरा जो सिंगल रेजिस्टेंस हमको मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। फिर से देख लेते हैं इसको साफ सुथरा कि व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल रेजिस्टेंस सच दैट देयर इज नो चेंज इन द करंट ऑफ द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कॉम्बिनेशन, देन द सिंगल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग इसका सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेशन क्या होता है। तो उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि आप सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, यानी व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकों का, ठीक है, प्रतिरोधकों का आप समांतर क्रम किसको कहते हैं, ठीक है, उसका डिफिनेशन देखेंगे। और फिर फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि श्रेणी क्रम होता क्या। जिस तरह आपने क्लास 10 में पढ़ा था ना कि जब पहला प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल है ना, दूसरा प्रतिरोध का पहला टर्मिनल से है ना जब कनेक्ट करते, फिर तीसरा प्रतिरोध का पहला टर्मिनल से कनेक्ट करते, तो इस तरह का जो हमको संयोजन प्राप्त होता है उसको हम लोग श्रेणी क्रम यानी श्रेणी क्रम संयोजन कहते थे। उसी तरह हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है, कि व्हेन लास्ट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस, यानी जब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, दूसरा सिरा, व्हेन लास्ट, यानी यहाँ पर फर्स्ट सेकंड नहीं बोलेंगे, फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल नहीं बोलेंगे, बल्कि लास्ट टर्मिनल एंड फर्स्ट टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। तो व्हेन लास्ट टर्मिनल, ध्यान से देखिए, ठीक है,
व्हेन लास्ट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विथ द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस, ठीक है, सेकेंड रेजिस्टेंस एंड द लास्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस, सच टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन इज नॉन एज सीरीज कम्बिनेशन। समझ में आ गया? जब पहला प्रतिरोध का लास्ट सिरा यानी अंतिम से, जब पहला प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरा प्रतिरोध का प्रथम सिरा, फिर दूसरा प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरा प्रतिरोध का प्रथम सिरा से जोड़ा जाता है और इस तरह का जो हमको संयोजन प्राप्त होता है, इसी संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए इसका हम लोग डायग्राम को देख लेते हैं। देखिए जिस तरह व्हेन द लास्ट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस, देखिए ये लास्ट टर्मिनल ये फर्स्ट टर्मिनल, तो व्हेन लास्ट टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड द लास्ट टर्मिनल ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस। समझ में आ गया किस तरह डिफिनेशन था वहाँ पर? तो चलिए ये हो गया। अब देखिए ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो इसका अपना खुद का पोटेंशियल होगा। तो R1 के लिए पोटेंशियल V1, R2 भी एक अलग रेजिस्टेंस है, देखिए अलग रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो इसके लिए अलग पोटेंशियल होगा। यहाँ से यहाँ तक अलग रेजिस्टेंस, तो इसके लिए अलग पोटेंशियल होगा। तो R1 के लिए पोटेंशियल V1, R2 के लिए पोटेंशियल V2, R3 के लिए पोटेंशियल V3। समझ में आ गया? और ये तो पूरा सर्किट से जुड़ा है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो पूरा सर्किट में तो एक ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए हमको अब इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा कहाँ से? किसी सोर्स से मिलेगा। तो सोर्स को हम यहाँ पर एक सेल मान लेते हैं, ठीक है, एक सेल है, एक बैटरी को हम यहाँ से जोड़ दिए। तो देखिए बैटरी किस तरह छापा जाता है। बैटरी को सबसे पहले एक सबसे बड़ा दीजिएगा, एक उसका टर्मिनल को बड़ा रखिएगा लंबा, और दूसरा टर्मिनल को छोटा रखिएगा, ठीक है, बीच से, ठीक है। और ये जो बड़ा टर्मिनल इसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं और ये जो छोटा टर्मिनल इसको नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किधर होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव के, ये पॉजिटिव से निकल रहा है, फिर उधर से पूरा घूम घाम के पूरा आ रहा है और नेगेटिव में फिर जाकर घुस रहा है, ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए अब देखिए पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है ना, जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट, पूरा रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है, फिर इलेक्ट्रिक करंट अपना वापस फिर नेगेटिव में आ गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो लिख रहे हैं कि कंसीडर करेंगे 3 रेजिस्टर है। यहाँ पर कितना रेजिस्टर था? देखिए यहाँ पर 3 रेजिस्टर था, R1 R2 R3, ठीक है। कंसीडर करेंगे कि 3 रेजिस्टेंस ऑफ, मान लेते हैं कि 3 रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू है R1 R2 R3 और सबको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए और प्रत्येक के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 है। तब टोटल पोटेंशियल कितना होगा? वो तो अलग अलग पोटेंशियल था ना, अब हमको टोटल पोटेंशियल निकालना है। क्यों टोटल पोटेंशियल निकालेंगे? ताकि हमको टोटल करंट मिले, और टोटल करंट मिलने से क्या होगा? टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा, आपको टोटल करंट मिल जाएगा, तो आप टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकालने सकें आराम से, क्योंकि आप पढ़े कि ओम्स लॉ में V बराबर IR है ना, तो R बराबर V बाई I हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, है ना। तो सबको इक्विवेलेंट पोटेंशियल, ये इक्विवेलेंट पोटेंशियल मान लेते, ठीक है, बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये सबको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और फिर आप जानते हैं कि ओम्स लॉ से आप जानते हैं, अब हम देखिए पोटेंशियल हमको निकल गया, है ना। तो यहाँ से ये तो अब हमको V1 V2 V3 का वैल्यू चाहिए, तब ना हम इसको निकालेंगे। तो हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो V1 के लिए क्या हो जाएगा? IR1। अच्छा I1 काहे नहीं दिया, I2 काहे नहीं दिया, I3 काहे नहीं दिए? क्योंकि देखिए पूरा सर्किट से देखिए एक ही करंट फ्लो हो रहा है, एक ही करंट फ्लो हो रहा है, सबके लिए अलग अलग थोड़ी करंट है, तो इसीलिए हम लोग I को 1 2 नहीं माने, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब सबका वैल्यू जो हमको V1 V2 V3 का वैल्यू में निकला है ना, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। V1 के जगह में IR1, V2 के जगह में IR2, V3 के जगह में IR3। चलिए पुट करते हैं। तो जैसे हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो जैसा कि हम लोग ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे, अभी हम लोग ओम्स लॉ में V बराबर IR पढ़े थे, देखिए V बराबर IR, तो इसको भी यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल है। तो V बराबर हो गया IR, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। चलिए यहाँ से I कॉमन है तो I को निकाल लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I खत्म कर देते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ से हम लोग RS क्यों दिए बोलिए? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसीलिए RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो इस तरह देखिए कि जिस तरह आपने क्लास 10 में भी पढ़ा था कि वहाँ पर सीरीज के यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का वैल्यू आता था,
मान आता था R1 प्लस R2 प्लस R3, उसी तरह यहाँ पर भी R1 प्लस R2 प्लस R3 आया। ठीक है, समझ में आ गया। अब जितना हम लोग यहाँ पर प्रोसेस किए, कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, फिर आया V1 बराबर IR1 V2 ये सब, फिर आया आपका R बराबर आया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसको हम लोग लैंग्वेज में कुछ लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉज ऑफ सीरीज कम्बिनेशन। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि लॉज ऑफ सीरीज कम्बिनेशन को लिखने का बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। देखिए, जिस तरह मैंने आपको डायग्राम में बताया कि पूरा सर्किट से तो एक ही करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, पूरा सर्किट से एक ही करंट फ्लो हो रहा है, तो इस तरह से पूरा तो जितना भी रेजिस्टेंस होगा तो सब से तो एक ही करंट फ्लो हो रहा है ना, इसीलिए सब करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस से प्रवाहित होने वाला करंट का वैल्यू सेम होगा। समझ में आ गया, ये पहला पॉइंट। दूसरा कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, भी, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए टोटल पोटेंशियल मेरा कितना आया था, देखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, देखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग प्रतिरोधकों, अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग पोटेंशियल का सम को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो उसको यहाँ पर हो गया दूसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट में होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो आप यहाँ पर R निकाले तो वो बराबर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, फिर देख रहे हैं कि टोटल की पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। देखिए किस तरह कि पोटेंशियल ड्रॉप यानी पोटेंशियल डिफरेंस कि V ऑफ ईच रेजिस्टेंस, तो V1 V2 V3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का मतलब है कि R1 R2 R3। अभी देखें ना, यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन सब हटा देंगे तो क्या होगा, V बराबर IR कांस्टेंट आएगा, जो I करंट जिससे फ्लो हो रहा है, V1 बराबर IR1 V2 बराबर IR2। ठीक है, V3 बराबर हो जाएगा IR3। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सबका अलग अलग रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंडिविजुअल पोटेंशियल। ठीक है, तो इस तरह। और पांचवा पॉइंट है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। देखिए इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आप R का वैल्यू निकाले R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा ना, मान लो कुछ भी वैल्यू होगा ना, वो इस R3 से ज़्यादा होगा, लार्जेस्ट, ये लार्जर होगा। किससे लार्जर होगा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी इन रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगा उससे भी ये बड़ा होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मेरा हो गया सीरीज कम्बिनेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेलल कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन में ही उतना समझाना पड़ता है। ठीक है, पैरेलल कम्बिनेशन में आपको केवल बता देने से आप समझ जाएंगे। तो पैरेलल कम्बिनेशन में डिफिनेशन जिस तरह हम लोग सीरीज में लिख रहे थे, तो देखिए क्लास 10 में आपने क्या पढ़ा था, क्लास 10 में आपने पढ़ा था कि पैरेलल कम्बिनेशन किसको बोलते हैं, समांतर क्रम किसको बोलते हैं, जब बहुत सारा प्रतिरोध का पहला सिरा को एक साथ और बहुत सारा प्रतिरोध का दूसरा सिरा को एक साथ जोड़कर जो हमको संयोजन मिलता है उसी को हम पार्श्वक्रम संयोजन कहते थे। उसी तरह यहाँ पर अंग्रेजी में हम लोग लिख देंगे, खाली क्या लिखेंगे कि व्हेन फर्स्ट टर्मिनल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, बहुत सारा प्रतिरोध का या सभी प्रतिरोध का पहला सिरा को एक साथ आर कनेक्टेड टुगेदर, एक साथ जोड़ दिया जाता है। एंड लास्ट टर्मिनल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टुगेदर, जब बहुत सभी प्रतिरोधकों के दूसरा लास्ट टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो सच टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन इज नॉन एज पैरेलल कम्बिनेशन। तो जो हमको संयोजन प्राप्त होता है, कम्बिनेशन प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन कहेंगे। ठीक है, काफ़ी आसान भाषा में है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद इसका डायग्राम देखते हैं। ठीक है,
तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि बहुत सारा प्रतिरोध रहेगा, तो R1 R2 R3 और सबका पहला सिरा को एक साथ, पहला सिरा को एक साथ जोड़ दिए और दूसरा सिरा को एक साथ जोड़ दिए। ठीक है, तो इस तरह, और ये तो एक सर्किट से ही जुड़ा होगा ना, कहाँ जुड़ा रहेगा, एक सर्किट से ही जुड़ागा। तो सर्किट से जुड़ा रहेगा तो सबसे, तो अब देखिए यहाँ पर बैटरी हम लोग जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर फिगर थोड़ा गलत बनाए। यहाँ पर जैसे बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर प्लस है और माइनस है, तो प्लस से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, आप देखिए इसको 3 रास्ता मिल रहा है। अब 3 रास्ता में ये किधर जाएगा सोचिए। 3 रास्ता में ये देखिए 3 रास्ता मिल रहा है, तो ये आधा भाग इधर जाएगा, आधा भाग इधर जाएगा, आधा भाग इधर जाएगा। तो इसके लिए इस R1 के लिए करंट क्या हो जाएगा, I1। इस R2 के लिए करंट क्या हो जाएगा, I2। इस R3 के लिए करंट क्या हो जाएगा, I3। ठीक है, R3 के लिए I3। और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फिर जाएगा I1 I2 I3। ठीक है, I1 I2 I3। फिर यहाँ से फिर वो पूरा I बन जाएगा, जिस तरह I गया था उस तरह I फिर आ जाएगा और फिर अपना नेगेटिव टर्मिनल में जाकर घुस जाएगा। तो इस तरह से ये गमन करता है। ठीक है, फ्लो करता है करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो लिखेंगे कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप इसको फेयर कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कंसीडर 3 रेजिस्टर। यहाँ पर 3 रेजिस्टर है। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R1 R2 R3। ठीक है, 3 प्रतिरोधक है, 3 प्रतिरोधक का प्रतिरोध का वैल्यू है R1 R2 R3 और सबको हम लोग जोड़ दिए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो सबसे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो सर्किट से जा रहा था और सब में जाकर वो बढ़ जा रहा है। तो बढ़ जा रहा है, तो R1 के लिए I1, R2 के लिए I3 और R3 के लिए I3 बी द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। ठीक है, रेस्पेक्टिवली क्रमशः। ठीक है, तो देखिए करंट तो सब में जाकर बढ़ गया, तो हमको तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हमको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक करंट चाहिए ना, फिर हमको इक्विवेलेंट पोटेंशियल चाहिए ना, तब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने सकेंगे। क्योंकि हम लोग पढ़े V बराबर IR, तो R बराबर V बाई I। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकाले टोटल करंट। टोटल करंट कैसे निकलेगा, सबको जोड़ देते हैं इंडिविजुअल करंट्स को, I1 I2 I3। ठीक है, और इसको इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग I का वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V बराबर IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा ना। तो I1 के लिए क्या हो जाएगा, V1 R, सॉरी हाँ I1 के लिए क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ आप देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पर जो फिगर में, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, किसी भी तार के दोनों सिराओं के बीच में जो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं ना, हाँ विभवांतर। ठीक है, दोनों जितना भी ये उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के लिए तो एक ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए तो एक ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ पर V1 V2 V3 नहीं मानेंगे, सब के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम है 1। ठीक है, सॉरी V। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से I बराबर V बाई R1, फिर I1 बराबर V बाई R1, I2 बराबर V बाई R2, I3 बराबर V बाई R3। ठीक है, तो इस तरह से सबका वैल्यू को जाकर हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर I बराबर I1 बराबर V बाई R1, I2 बराबर V बाई R2, I3 बराबर V बाई R3। और हम लोग फिर पुटिंग दिस वैल्यू इज इक्वेशन 1 यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो I के जगह में V बाई R हो जाएगा, I1 के जगह में V बाई R1, I2 के जगह में V बाई R2, I3 के जगह में V बाई R3। तो यहाँ से हम लोग V को कॉमन ले लेते हैं। तो V से यहाँ से V कॉमन लिए तो कट जाएगा, तो 1/R1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, उसके बाद देखिए कि 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी को तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं ना रेजिस्टेंस का। तो इसको हम RP लिख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन। तो RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो अब देखिए जो हम लोग यहाँ पर लिखे ना बहुत सारा जो प्रोसेस के, उसको हम लोग कुछ लैंग्वेज में लिख देते हैं। ठीक है, बढ़िया रहेगा, जिसको एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का नियम क्या है। तो जो हमको पोटेंशियल ड्रॉप प्राप्त हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त होगा ना, इज सेम फॉर
ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक जिस तरह मैंने आपको डायग्राम में बताया ना कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के लिए ये तो भले रेजिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है, भले रेजिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन सब के पोटेंशियल डिफरेंस का तो वैल्यू सेम है ना, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस का तो वैल्यू सेम है ना, है। तो वही बोल रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होता है। फिर बोल रहा है कि जो टोटल करंट होगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स के बराबर, जो टोटल करंट आई होगा वो I1 + I2 + I3 के इक्वल होगा, इंडिविजुअल करंट्स इसको बोलते हैं, ठीक है, I1 I2 I3। फिर जो यहाँ पर बोल रहा है कि जो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R, ये क्या है, ये क्या है, ये R का रेसिप्रोकल ही है ना, R का रेसिप्रोकल है ना। तो यहाँ से R का रेसिप्रोकल यानी रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट is equal to the sum of रेसिप्रोकल, सब का रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3, ठीक है, ये बोल रहा है। यानी जो जो हम यहाँ पर प्रोसेस में किए तो बस उसी को लैंग्वेज में लिखना, ठीक है, आप जितना लैंग्वेज में लिख सकते हो उतना बढ़िया है। तो उसके बाद इंडिविजुअल करंट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो अभी हम लोग निकाले ना, I बराबर V/R, तो I1 बराबर निकला था V/R1, फिर प्लस फिर निकला था I2 बराबर निकला था I2 बराबर निकला था V/R2, फिर I3 बराबर निकला था V/R3, निकला था ना। तो वही बोल रहा है कि जो इक्विवेलेंट जो इंडिविजुअल करंट जो है ना, इंडिविजुअल करंट्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का, ठीक है। उसके बाद हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए, इसको जो अभी हम लोग पढ़े थे कि अभी हम लोग जो निकाले थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये जो 1/R1 का जो वैल्यू होगा ना, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू यानी 1/R का जो वैल्यू यानी R का जो वैल्यू होगा वो इनमें से जिसका भी वैल्यू सबसे छोटा है, मान लेते R1 का वैल्यू सबसे छोटा है तो उससे भी ये छोटा होगा, ये बताना। और उसमें क्या देखे थे कि जे इसका जो वैल्यू होगा वो इनमें से जो मान लेते ये सबसे बड़ा है तो उससे भी ये बड़ा होता था, लेकिन इसमें पैरेलल में जो इससे सबसे छोटा है उससे भी ये छोटा होगा, ये कह रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। यही वाला समझने का चीज़ था आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाऊँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का आपको नोट्स वाला वीडियो मिलते रहे, है ना, ताकि आपका स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।